चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का एमसीक्यू देखा था और उस पर हमने क्वेश्चन करे थे। वो तो क्वेश्चन देख लिए ना, अगर आप हो सकता है तो टाइम अगर आपको भी हो रहा है तो आप भी देखिए। पुराने जो जिस समय हमने पढ़ाया था उस समय भी कुछ एमसीक्यू किए होंगे, उन पे भी देखना है। ठीक है, चलो फिर तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम स्टार्ट इसमें हम कौन सा क्या डिस्कस करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट वाइज ही हम चल रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू करेंगे इसमें। बात समझ आई? थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आपका एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंपोर्टेंट बताने की, अब वो क्या पूछ ले वो तो वही जानते हैं। ठीक है, चलो फिर जरा देखो। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। चौथा कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। बताओ तो फिर किसके बारे में बताता जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑप्शन बी, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ठीक है, पहला है मास, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है लीनियर मोमेंटम और चौथा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है बोल रहा हूं। तो आपने पढ़ता है कि फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है, जरा बोलो किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। याद है, हम किसी सिस्टम में जितनी हीट सप्लाई करते हैं वो हीट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में स्प्लिट हो जाती है? एक होता है आपके पास क्या, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, और दूसरा होती है उस सिस्टम से वर्क डन कराने में। जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो कितने में पार्ट में खर्च हो जाती है, जरा बोलो? दो पार्ट में। एक तो सिस्टम को आपके पास इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा उसको उससे वर्क डन कराने में। हमने देखा था, नहीं देखा था? ये समझ में आना चाहिए। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट इसमें लिखना, उसको मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। ठीक है, एनर्जी था, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला है डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस आपके पास माइनस का पीडीवी। दूसरा ऑप्शन है डी क्यू इक्वल टू आपके पास डी यू प्लस पीडीवी। तीसरा ऑप्शन है डी क्यू आपके पास माइनस डी यू इक्वल टू आपके पास इक्वल टू जीरो। ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट डी क्यू इक्वल टू आपके पास डी डब्ल्यू। बोलो भाई, ये है चार मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टीडी लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स समझ जाना, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए हमने क्या बोला था, अगर ये कोई अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो मैंने उसमें समझाया भी होगा कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, ये हीट दो पार्ट में खर्च हो जाती है। पहला इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल को उनको इंटरनल मोशन देने में, दूसरा इस सिस्टम से काम कराने में।
तो ये जो डीक्यू हम सप्लाई सप्लाई कर रहे होते हैं, ये दो पार्ट में खर्च होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस ये वर्क डन। ये जो आपके पास लिखा गया है टर्म कौन सा है, वर्क डन। और वर्क डन को ही हम क्या लिखते हैं जरा बोलो, वर्क डन को ही हम लिखते हैं पीडीवी। तो डीक्यू इक्वल कितना आ जाएगा जरा बोलो, डीयू प्लस पीडीवी। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आपके पास क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात समझ आई? मेरी वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही है? वॉइस जब क्लियर नहीं आती तो बता दिया करो यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है एलटी में, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम in an cyclic process in an cyclic process is, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है बोला आपसे, ठीक है। पहला है ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, ठीक है, तीसरा आपके पास जीरो, और चौथा आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। बोलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ तो फिर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बोला, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस बोल रहा, ठीक है। क्या होती बताओ, याद है किसी को? अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस में आपको समझ में आना चाहिए, ये एक्स है आपके पास, ये वाई है, मैंने इधर पी लिख दिया, इधर वी लिख दिया, सब उसके लिए हमारे यहाँ पी वी कोऑर्डिनेट चलते हैं, आपको बताइए। जब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोई भी साइकिल हो सकती है, जरूरी ऐसे, ये जरूरी नहीं ऐसा हुआ, कैसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसे ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा अभी, हम यहाँ से स्टार्ट करें, फिर यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर दोबारा यहीं आ गए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करा मैं ये इस पॉइंट से, इधर गया, फिर इधर गया, फिर दोबारा इधर ही आ गया, यानी कि पॉइंट 1 पे, तभी तो साइकिल बनेगी कंप्लीट। अच्छा मुझे बताओ, इसकी अगर मैंने इस पॉइंट की अगर इंटरनल एनर्जी की U1 लिखी होगी, जब दोबारा आऊंगा तो इसी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 ही। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है जरा बोलो, स्टेट फंक्शन होती है, जो ये ध्यान में रखना है ये क्या फंक्शन होती है जरा बोलो, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, किस पाथ से गए, कैसे गए, इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप इसी स्टेट में आ गए तो इंटरनल एनर्जी फिर से सेम हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप साइक्लिक प्रोसेस करोगे तो इंटरनल एनर्जी आपके पास, ये बोला ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल रहा, ये ध्यान में रखे। अगर बोलता ना द इंटरनल एनर्जी आपके पास इंटरनल एनर्जी बोलता, चेंज नहीं बोलता, ऐसा बोलता द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस बोलता। इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पहली बात ये समझ में आना चाहिए, यू कैसा रहेगा जरा बोलो, कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके, ये यू रहेगा, क्या रहेगा जरा बोलो, कांस्टेंट। इस बात को समझना, लाइन है बहुत जबरदस्त तरीके से लिख के आती है, इस बात को समझना। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगी, तो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये क्या रहेगी जरा बोलो, कांस्टेंट हो जाएगी। जितनी पहली थी उतना ही बाद में भी है, क्योंकि दोबारा सेम आ गई। अच्छा, अगर आपने चेंज बोला तो अगर कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है, उसमें चेंज कितना आता है जरा बोलो, जीरो आता है। ये समझ में आना चाहिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा जरा बोलो, जीरो। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के आंसर देना होगा, ठीक है क्या लिखा है करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इज वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज पहला ऑप्शन है NRT, ln आपके पास V2/V1। ऑप्शन बी है NRT ln P1/P2, ठीक है। ऑप्शन सी है आपके पास जीरो, ऑप्शन डी है आपके पास PdV। बोलो भाई, वर्क डन इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस कितना होता है वर्क डन इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस,
सभी रिस्पॉन्स देंगे भाई। हाँ, खाली मैं आंसर लिख दूंगा ये सही थोड़ी है। देखो आपको समझ में आना चाहिए, आइसोकोरिक लिखा है। हाँ, ये ध्यान रखना। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। ये जो कोरिक वर्ड यूज होता है किसके लिए होता है? जरा बोलो, किसके लिए यूज होता है? वॉल्यूम के लिए यूज होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। आइसोथर्मल में भी होता है। आइसोथर्मल में ऐसी इक्वेशन आती है कुछ। ये दोनों आइसोथर्मल की इक्वेशन है। समझ में आई नहीं आई बात? तो सेम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। तो इसका आपके पास जरा बताओ डेरिवेटिव कितना आएगा? जरा बोलो, इसका कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। अब आपको कैसे वॉल्यूम के डेरिवेटिव से वर्क डन का क्या मतलब? बिल्कुल। अब जरा देखो, वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है पीडीवी। कितना होता है? जरा बोलो, पीडीवी। और डीवी की वैल्यू अगर 0 तो वर्क डन कितना आएगा? जरा बोलो, कितना आएगा? 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। ये ध्यान में रखना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। ठीक है, चलो चलें, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, इसीलिए करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, efficiency of Carnot engine, efficiency of Carnot engine depend upon, ठीक है, engine depend on किस किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन में आपको मेंशन करता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पहला। दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक है, ऑप्शन डी है आपके पास टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। बोलो भाई क्या आएगा ऑप्शन? ये तो ठीक है, क्या आएगा? जरा बोलो, डी। बिल्कुल, टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड सोर्स। याद है क्या होता था फॉर्मूला? ईटा इक्वल आता है आपके पास 1 ओवर आपके पास 1 इक्वल आपके पास T2 डिवाइडेड बाय T1। ये होता क्या है? 1 माइनस आपके पास ये किसका टेम्परेचर होता है? जरा बोलो, सिंक का। और इसका टेम्परेचर होता है, जरा बोलो, सोर्स का। ये समझ में आता नहीं आता है? बोलो, किसका टेम्परेचर होता है? जरा बोलो, ऊपर किसका होता है? जरा बोलो, सिंक का। नीचे किसका होता है? जरा बोलो, सोर्स का। ये डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला भी बोल सकता है। बोलेगा आपके पास ये आपसे हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बोल देगा, TH है, और कोल्ड का TC बोल देगा, देन एफिशिएंसी बोल देगा, फॉर्मूला बना के आपको दे देगा। तो यहाँ किसका आता है? जरा बोलो, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर आता है। इधर किसका आता है? जरा बोलो, कोल्ड का। सिंक मतलब कोल्ड, जहां हीट रिजेक्ट होती है वो कैसा होता है? लो टेम्परेचर पर होता है। ये और ये किसमें होता है? जरा बोलो, हाई टेम्परेचर पर, जहां से हीट हम लेते हैं। ठीक है, हीट इंजन में। तो सिंक भाई क्या आता है? जरा बोलो, सोर्स। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस कोल्ड का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई हॉट का टेम्परेचर। ऐसा भी लिख हो सकता है, फॉर्मूला ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल बदल के पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एडियाबेटिक process, for an adiabatic process, the relation between T and V, टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि T आपके पास टाइम है, ऐसा थोड़ी आएगा। T यहाँ क्या रहेगा? थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर ही रहेगा, V वॉल्यूम ही रहेगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए T क्या है करके। तो पहला आपके पास T V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, C मतलब ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, B आपके पास T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी ऑप्शन है T की पावर गामा V की पावर आपके पास इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन डी है आपके पास क्या? T V की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ऑप्शन है भाई। बताओ तो फिर जरा क्या है ऑप्शन? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितनी इक्वेशन लिखी है बताओ तो?
लिखी होंगी कुछ इक्वेशन है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशन लिखी होंगी 3। हाँ, वो एक ही से डिराइव होती है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से डिराइव होती है। तुम्हें क्या रखनी है, एक इक्वेशन याद रखनी है, पॉइजन इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक की पॉइजन इक्वेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक की नहीं। ये बात सुनिए, सुनना जरा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉइसन इक्वेशन। ये होती है पॉइसन इक्वेशन। होती क्या है? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तुम्हें ये याद करनी है, ये ध्यान में रखना, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ये तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब जरा तुम सुनो। अब हमको वो क्या बताना, पीवी की पावर, आपको पीवी इक्वल क्या होता है जरा बोलो, क्या पता होता है जरा बोलो, एनआरटी बताओ। एक इक्वेशन पता होती है, मुझे किस में लानी है जरा बोलो, टी और वी वेरिएबल लाने हैं। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, मुझे क्या लाना है जरा बोलो, इन दोनों को सॉल्व करके क्या लाना है जरा बोलो, एक इक्वेशन लानी है टी और वी के फॉर्म में। तो एक काम करता हूं ना, यानी कि पी हटाना है, अरे इसको यहां रख देता हूं ना, यानी कि पी की वैल्यू यहां से निकाल के रख दो, पी वी कितना आ जाएगा, एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। इसको कहां रख देता हूं जरा बोलो, यहां। और जैसे इसको यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ये कितना आ जाएगा, वी की पावर गामा इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो, कांस्टेंट। सी को मैंने कांस्टेंट लिखा है, तो इसको ये तो एन आर कांस्टेंट हुआ, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, टी, और ये ऊपर आ जाएगा तो कितना आएगा, गामा माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, बोलो। टी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा। कैसे? आपको एक याद है तो दूसरी निकल जाएगी, तीसरी भी निकल जाएगी प्रेशर वाली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, टी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बोलो, कांस्टेंट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट है, अ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन takes, कार्नोट इंजन takes heat from a reservoir, heat from a reservoir at 620 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, and reject at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। रिजेक्ट इसमें लिखना, रिजेक्ट हीट टू लिख देना, हीट टू सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, फिर आपके पास इसमें लिखना इट्स इफिशिएंसी विल बी। तो पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है 4। अच्छा जरा देखो, पहली बात आपको ये समझ में आनी, जब हम ईटा इक्वल टू लिखते हैं 1 माइनस आपके पास T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, ये किसका टेम्परेचर होता है, सिंक का, ये किसका होता है, सोर्स का, अभी तो बताया था, पता ना, ये पता है, ये जो है ये किस पर होगा जरा बोलो, जहां से हीट लेते हैं ये क्या होता है जरा बोलो, हॉट रिजर्वायर, और जहां जाती है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, कोल्ड रिजर्वायर, सिंक बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिखा था ईटा इक्वल आपके पास समझ में आना चाहिए, 1 माइनस क्या होता है जरा बोलो, टी सिंक डिवाइडेड बाई टी ऑफ क्या बोला था जरा बोलो, सोर्स, बोला था नहीं बोला था। अच्छा ये जो T1 और आपके पास ये होते हैं, ये किस में होते हैं जरा बोलो, ये होते हैं केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस में मत रख देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो T1 और ये क्या होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं, ये किस में रखे जाते हैं कभी भी कैलकुलेशन के लिए जरा बोलो, केल्विन में। हाँ ये ध्यान में रखना, ये आप लिख लें भाई, मैं हर बात नहीं लिखा सकता, आपको जो लगता है मेरे काम की चीज है तो उसमें साइड में लिख देना कि T1 और T2 को केल्विन में रखते हैं करके, समझ आई नहीं आई बात। अच्छा तो केल्विन में रखोगे तो कितना आ जाएगा, ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कितना आ जाएगा जरा बोलो, टी सिंक, सिंक का टेम्परेचर कितना 27, इसमें कितना ऐड करेंगे जरा बोलो केल्विन में निकालने के लिए,
273, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, 300 डिवाइडेड बाई ये कितना है जरा बोलो, इसमें कितना ऐड करो जरा बोलो, 273 कितना आ जाएगा ये, 900 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ईटा इक्वल आपके पास 1 माइनस 1/3, तो ईटा इक्वल आ जाएगा 2/3। ये बात समझ आई? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट है एन आइडियल गैस, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, monoatomic gas an ideal monoatomic gas is taken around a cycle, is taken around a cycle a b d a b c d a b c d a, ठीक है, as shown in the figure, as shown in the PV figure, ठीक है, PV डायग्राम भी बोल सकते हो आप। फिर उसके बाद द वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल इज गिवन बाय द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल विल बी, वर्क डन कितना होगा कह रहा, पहला आपका ऑप्शन दे रखा है 1/2 P इंटू वी, दूसरा आपसे कह रहा है P इंटू वी, ठीक है, तीसरा आपसे ऑप्शन बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि 2PV, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 4PV, ठीक है। ये फिगर क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये साइकिल दे रखी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है, ऐसे करके साइकिल जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट है पी और वी, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास अच्छा ये पी है, ये वी है, ठीक है, पी यहाँ आपके पास हो चुका है 2P और वॉल्यूम में वी, इधर है 2P और 2V, और इधर आपके पास क्या प्रेशर आपके पास P है, वॉल्यूम आपके पास कितना है 2V। बताओ तो फिर जरा क्या आएगा, बताओ भी क्या आएगा वर्क डन। चलो बोलो मैंने क्या बोला था, वर्क डन कैसे निकालते हैं बताओ तो जरा। पीवी डायग्राम का एरिया क्या बताता है, अरे बोलो, जो पीवी डायग्राम होता है उसका एरिया क्या बताता है, याद नहीं आ रहा है? ये पीवी डायग्राम हम बोलते थे, इधर आपके पास हम बोलते थे छोटा सा डीवी है, प्रेशर पी है, और हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू डीवी आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यही किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। तो ये जो एरिया होता है, एरिया ये किसके इक्वल आता है, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। एरिया ऑफ पीवी डायग्राम क्या देता है जरा बताओ तो, क्या देता है, वर्क डन देता है। अब जब भी साइक्लिक प्रोसेस, ये तो एरिया अंडर द कर्व वाली बात हुई, कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है जब आप किसी वॉल्यूम V1 से V2 जा रहे हो, ठीक है। जब आप बात आती है साइक्लिक प्रोसेस की ना, तो इस साइकिल का जो एरिया होता है ना, यही आपके पास वर्क डन होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए ध्यान में रखना, जो साइकिल का एरिया होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, वर्क डन। मैंने क्या बोला, वर्क डन क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, जरा बोलो वर्क डन। अगर बात करें साइक्लिक प्रोसेस, हाँ साइक्लिक प्रोसेस अगर मैं बात करूं क्या होता है जरा बोलो, एरिया ऑफ साइकिल। बड़ी सिंपल सी बात, एरिया निकालते, एरिया निकाल पाओगे, अरे बोलो कोऑर्डिनेट दे रखे, इसकी लेंथ कितनी है जरा बोलो, ये P है, समझ में आ रहा, यहां से आता है कि 2 पे, तो इसकी लेंथ कितनी है, अरे बोलो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं करके। फिर उसके बाद ये आपके पास V है, और यहां से आता है कि आपके पास 2V हो गया, तो ये भी कितना है, अरे बोलो V। तो वर्क डन होता क्या है जरा बताओ, वर्क डन आपके पास आपने लिखा था, वर्क डन को क्या लिखा था जरा बोलो, P
डीवी लिखा था नहीं लिखा था। अब इसका लेंथ कितनी आ रही है, ब्रेथ ये आ रही है, तो पी इंटू कितना आ जाएगा, जरा वर्क डन के लिए क्या लिखूंगा जरा बताओ, बोलो एरिया, एरिया लेंथ इंटू कितना आ जाएगा, ब्रेथ, नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा, पीवी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई, ये तो एक एक लाइन के है। चलिए नेक्स्ट, स्फेरिक नाम फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस पहला ऑप्शन है Cp इज लेस देन Cv, ऑप्शन बी है Cp इक्वल टू Cv, ऑप्शन सी है Cp इज ग्रेटर देन Cv, ऑप्शन डी है Cp इक्वल टू आपके पास Cv इक्वल टू 0। बताओ भाई आइडियल गैस के लिए कौन सा सही है? फटाफट बताएंगे तभी जाके कुछ होगा, बोलो तो। Cp इक्वल टू Cv होता है कहा आइडियल गैस के लिए है, ऐसा कब हो गया? अरे आपने एक इक्वेशन पढ़ी है ना, Cp माइनस Cv इक्वल क्या पढ़ा आपने, R पढ़ा नहीं पढ़ा है? और उसके लिए भी लिखा रही कि मैंने आपके पास इसी को हम आपके पास वंडरवॉल गैस के लिए आपके पास क्या इक्वेशन आती है करके, Cp माइनस Cv की वैल्यू कितनी आती है करके, याद है R 1 + 2a by VRT करके आती है, बस 2VT करके समथिंग, मतलब कुछ ऐसी आती है। अगर आपने देखा होगा R 1 + 2a डिवाइडेड बाई 2RT समथिंग कुछ ऐसी आती है, देख लेना मतलब क्या आती है करेक्ट सुनना। तो Cp के यहां से आप मुझे बताओ Cp माइनस Cv की वैल्यू आ रहा है, तो Cp की वैल्यू निकालो तो क्या आ रहा है, Cv प्लस क्या आ रहा है, R आ रहा है। मतलब मुझे बताओ तो Cp जो है वो कितना है, जरा बोलो Cv से क्या ज्यादा है कम है? भाई Cp निकालने के लिए R ऐड करना पड़ रहा है भाई इसमें, तो समझ में आता है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये तो है ही नहीं। ठीक है नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम decreases decreases in the process of in the process of in the process of पहला फ्री एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, तीसरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नेक्स्ट आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन। बोलो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन द प्रोसेस, किस में डिक्रीज होगा? इसमें डिक्रीज होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। अच्छा पहले वाले का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फिर, चलो बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? जब गैस क्या होती है, जरा फ्रीली एक्सपेंड होती है, ये बात सुने, जैसा आप ऐसा समझिए, ध्यान सुनना। फ्री एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का हुआ कि जैसे अगर मैं 2 कंटेनर अगर ले रहा हूं, ध्यान सुनना, और इनमें मैंने सपोज के लिए इनमें इसमें भी गैस थी, इसमें भी गैस है, ठीक है, एक सिस्टम ए ये है, बी है, ठीक है। ये 2 अलग अलग सिस्टम है। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग कर दी, हल्की सी ओपनिंग कर दी, यहाँ पर हल्की सी ओपनिंग कर दी। तो आपको पता है कि अगर यहाँ का प्रेशर अगर अलग अलग होगा तो एक सिस्टम से गैस कहाँ जाएगी, जरा बोलो, दूसरे सिस्टम में जाएगी, ठीक है। मतलब आपको ये अपने आप चली जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको पता होगा, तो अपने आप चली जाएगी, आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीली अपने आप चली जाएगी, फ्रीली एक्सपेंड होगी। ये बात समझ नहीं है? जैसे आपने बलून में देख रखा है, ठीक है, बलून से गैस क्या होती है, जरा बोलो, बाहर निकलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास इससे आपके पास इधर आपके पास गैस आएगी, जब फ्रीली एक्सपेंड होगी,
तो इस कंडीशन में ध्यान में रखना, जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है स्लो प्रोसेस होता है, इस समय टेम्परेचर कैसा रहता है जरा बोलो, कैसा रहता है जरा बोलो, कांस्टेंट रहता है। ये ध्यान में रखना। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी फ्री एक्सपेंशन हो रहा होता है वो एक स्लो प्रोसेस की तरह ट्रीट होता है, और इस समय इस समय आपके पास जो टेम्परेचर होता है, खास करके टेम्परेचर क्या रहता है जरा बोलो, अरे बोलो, कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी भी कैसी रहेगी, हो जाएगी जरा बोलो, कांस्टेंट। मैं और भी बात बता रहा हूं। और आपके पास यानी कि डी यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज आपसे बोलेगा इन द प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बोलेगा कितनी आएगी जरा बोलो, जीरो। मैं आपको कुछ और भी बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एडियाबेटिक एक्सपेंशन देखा। एडियाबेटिक एक प्रोसेस वो होती है जिसमें आपके पास हीट ना तो सिस्टम से ली जाती है ना उसमें दी जाती है। तो हीट आपके पास, आपने डी क्यू इक्वल टू पढ़ रखा था, डी यू प्लस आपके पास डी डब्ल्यू पढ़ा है ये तो जीरो है। तो अगर हम यहां से डी यू की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू आएगी, आएगी नहीं आएगी, अरे बोलो। तो डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का पी डीवी। कितना आएगा जरा बोलो, माइनस का पी इंटू डीवी। अब जरा सुनना, देखो मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो पॉजिटिव हुआ, ये तो क्या हुआ जरा बोलो, पॉजिटिव हुआ। और डीवी आपके पास क्या हुआ जरा बोलो। अगर हम, मुझे बताओ एक्सपेंशन के टाइम पर अगर कोई चीज अगर एक्सपेंड कर रही है तो मुझे एक बात बताओ, डीवी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अगर वॉल्यूम अगर 2 से 4 हो गया तो वॉल्यूम कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। 2 से अगर 4 जाएगा तो 4 माइनस 2 करोगे ना, डीवी कैसा आएगा, पॉजिटिव। घट रहा होगा, 4 से 2 आ जाएगा तो फिर नेगेटिव आएगा डीवी। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सपेंड कर रही है भाई, अगर एक्सपेंशन अगर हो रहा है यानी कि पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है एक्सपेंशन के टाइम पर। तो यानी कि ये कैसा रहेगा जरा वो, नेगेटिव रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब डी यू की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, एक्सपेंड करेगा तो पॉजिटिव आएगा, डी यू कैसा आएगा जरा बोलो, नेगेटिव। डी यू नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। डी यू नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, डी यू की वैल्यू क्या आ रही है जरा बोलो, लेस देन जीरो आ रही है। और लेस देन जीरो क्या इंडिकेट करता है जरा बोलो, कि टेम्परेचर क्या हो रहा है जरा बोलो, घट रहा है करके। समझ में आई नहीं आई बात। अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसो लिखा मतलब टेम्परेचर तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया, इसकी तो इसके बारे में बात नहीं है। और दूसरा आपको बता कि अब जरा देखो सुनना, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इधर देखो आप, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब वॉल्यूम क्या होगा जरा बोलो, घटेगा। ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। यहां अब ये डी ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो। डी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जरा बोलो, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है जरा बोलो, बढ़ रहा है। ये समझ में आई नहीं आई बात, मैं क्या कह रहा हूं ये समझ में आना चाहिए भी। ये टी आपके पास क्या होगा जरा बोलो, बढ़ेगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, इतने जोर से कौन आ रहा हो। चलिए, तो ये समझना। चलो मैं क्वेश्चन लिखा ही देता हूं, आपको आइडिया आ जाएगा। द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। पहला ऑप्शन कांस्टेंट, अरे एक मिनट में जाता हूं, रुक जाओ। मैक्सिमम जीरो।
बताया था मैंने। इस फ्री एक्सपेंशन के टाइम पे टेम्परेचर कैसा रहता है जरा बोलो, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यू कैसा हो जाएगा जरा बोलो, कांस्टेंट, क्योंकि यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आपने बहुत बार देख रखा है। तो डी यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, 0। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? अच्छा इंटरनल, अच्छा चेंज नहीं बोला ना, हाँ मतलब चेंज तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं चेंज तो ठीक है 0 लिखा है, लेकिन इंटरनल एनर्जी बोला है, तो इंटरनल एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। चेंज बोला होता तब मैं इसको बाहर करता, चेंज बोला था ना, चेंज, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला था तो ऑप्शन को टिक मारता, ये ध्यान में रखना, ठीक है? आपको बताइए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई कहेगा आंसर ये निकालेगा, आंसर ये नहीं है, आंसर ये है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन efficiency eta of heat engine and coefficient of performance ठीक है, अल्फा, ठीक है, ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ये भी सब करा रखे मैंने, हाँ। इज, ऑप्शन पहला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा, ये अल्फा दे रखी है, ठीक है। पहला ईटा इक्वल टू आपके पास 1/1 माइनस अल्फा, दूसरा है ईटा इक्वल टू आपके पास 1/1 प्लस अल्फा, फिर तीसरा है ईटा इक्वल टू आपका 1 प्लस अल्फा, फिर आपके पास है ऑप्शन डी है ईटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। बताओ भाई, चलो फटाफट बताओ। याद है हमने वहां बोला होगा, बीटा बोला होगा या के बोला होगा, कुछ तो बोला होगा, ये पता होना चाहिए। अब कैसे होगा, एक रिलेशन अगर पता होगा तो काम चल जाएगा, कुछ भी नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। देखो हमने ये देखा था ईटा, और अगर मैं बात करूं अल्फा में रिलेशन अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एक रिलेशन एटलीस्ट आपको बताना चाहिए, एक भी नहीं पता तो फिर काम नहीं चलेगा। या अदरवाइज एक काम कर सकते हो, फिर डिराइव भी करना पड़ेगा। ईटा की वैल्यू होती है 1 माइनस आपके पास T2 डिवाइडेड बाय क्या होती है जरा बोलो, T1। और दूसरा अल्फा क्या होता है जरा बोलो, अल्फा की वैल्यू होती है T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस कितनी होती है जरा बोलो, T2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास अल्फा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू है टेम्परेचर के फॉर्म में। अब आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट कर, अच्छा यहां से एक काम करो, T2 बाई T1 की वैल्यू निकालो। T2 बाई T1 आपके पास, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, ये कितना आएगा 1 माइनस ईटा। इस पूरी इक्वेशन को एक काम करो, T1 से डिवाइड कर दो। T1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू आपके पास T2 डिवाइडेड बाई T1, और यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक। एक काम करिए, T2 बाई T1 की वैल्यू इसको रख दो, कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आपके पास ईटा। देखो इसकी जगह इसको रखोगे तो माइनस माइनस आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा जरा बोलो, ईटा। दिस इज द वैल्यू आपका आपके पास क्या, अल्फा 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। लेकिन ये रिलेशन नहीं है, हमें तो कुछ और बताना है, इसी का ईटा की वैल्यू निकाल के बतानी, ईटा की वैल्यू निकाल के बता दो। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होता तो ये नहीं करना पड़ता मुझे। तो यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू ईटा इक्वल कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना ईटा। तो यहां से इसको अल्फा ईटा प्लस ईटा इक्वल कितना आ जाएगा 1। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कॉमन लो, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। ये तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन अ साइक्लिक प्रोसेस in a cyclic process the amount of heat the amount of heat
the amount of heat given to a system, given to a system, the amount of heat given to a system is equal to, ठीक है। पहला है नेट increase in internal energy, पहला। ऑप्शन 2 है आपके पास नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है नेट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, चौथा ऑप्शन है नेट चेंज इन वॉल्यूम, बताओ तो क्या आएगा फिर, क्या हो सकता है? क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था आपसे इन साइक्लिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है? आपको थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। देखो साइक्लिक प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। साइक्लिक अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए पहले बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आता है जरा बोलो? 0। ये समझ में आना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो? 0। साइक्लिक अभी तो बताया था इनिशियल में। हाँ, तो dq इक्वल क्या होता है जरा बोलो? du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा बोलो? 0। तो du आपको dq इक्वल कितना हो जाएगा जरा बोलो? dw। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जानी है। तो जो नेट हीट हम सप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगी जरा बोलो? नेट वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। खत्म। देखो ये वन एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, मैं छांट के करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मोनोएटॉमिक गैस is mixed with 1 mole of diatomic gas, ठीक है। आइडियल गैस है, ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कौन सी गैस है? आइडियल गैस। उसी के अंदर बात करते हैं। फिर क्या कह रहा है? द मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर specific heat of the mixture at constant volume पे जो हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जरा बताओ तो? पहला ऑप्शन है R/2, फिर है 2R, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3R, फिर है 4R। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं जरा बोलो तो? CV बोलते हैं, याद है? क्या बोलते हैं उसको हम? CV। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या बोलते हैं? CV। और कांस्टेंट प्रेशर पर CV। अच्छा क्या होता है जरा सुनना। मिक्सचर के लिए आपको बता देना, अगर हम n मिक्सचर अगर मिक्स कर रहे होते हैं तो इसकी जो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। जैसे ये दो, आप ऐसा समझो ये कंटेनर है, इधर देखो, इसमें गैस 1 है, इसमें गैस 2 है, ठीक है। इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी C1 है, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट आपके पास वॉल्यूम मान लो CV2 है। तो जब इसको मैं मिक्स करता हूं तो मिक्स करने के बाद जो ये नया सिस्टम बना, इसका मोल कितने हो जाएंगे जरा बोलो? ये तो नंबर है, ये तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं ऐड होते हैं। ये आपके पास ये इसको मैंने क्या बोल दिया? CV मिक्स बोल दिया, ये मिक्सचर बोल दिया। ये कितना है इसको निकालना है, यही हमारा पास टास्क है। ये मिक्स कितना, मिक्स करने के बाद ये कितना हो गया करके, ये CV कितना हो जाएगा करके। तो ये जो CV होता है, ये CV की जो वैल्यू होती है, मैं मैथ से नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, पता होना चाहिए। N1 CV1, N2 CV2,
डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, मैथ्स कराई भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कराई जा सकती है, लेकिन उसको हम ऊपर हम नहीं जाएंगे। कितना होता है जरा, अच्छा 3 होंगे तो कितना आ जाएगा, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, n1 cv1 n2 cv2, अगर 3 होंगे तो n3 cv3 डिवाइड बाय n1 n2 n3 आ जाएगा। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ तो फिर क्या आएगा फिर इस क्वेश्चन को पढ़ के। अब आपको मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के सीवी पता होने चाहिए, याद है? याद नहीं है तो फिर कैलकुलेट करने पड़ेंगे वो। बोलो, मोनोएटॉमिक 1 मोल मोनोएटॉमिक का तरीका, सीवी कितना होता है आपके पास, सीवी कैसे निकलता है, सीवी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डी यू बाई डी टी होता है, पता नहीं होता है क्या होता है, डी यू बाई डी टी मोनोएटॉमिक के लिए। देखो अगर आपको याद नहीं हो तो निकालना पड़ेगा। और अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक के लिए, तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना आता है, वैसे 1/2 NF/RT आता है, 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो FRT। ठीक, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है जरा बोलो, अरे बोलो, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू कितनी आती है, 3। तो जब यहां रखोगे तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 RT। तो जब यहां रखोगे तो CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 R। देखो आपको ये सारी बातें लिखा रखी है, करा रखी है, मैं कह रहा हूं ये याद होना चाहिए था आपको, मोनोएटॉमिक क्या ये होता है करके। डायटोमिक क्या कितना आता है, अब डायटोमिक की आपको पता होनी चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, तो 5 रख दो यहाँ पर, 5/2 RT। तो CV की वैल्यू कितनी है, एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, यहाँ ये यहाँ रखो, टी के टाइम में डिफरेंशिएशन होना है क्या, यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा 5/2 इंटू R। ठीक है, ये आ गया CV है, ये देखो पहले वाली गैस का CV1 है, ये CV2 है, मोल तो आपको दोनों को 1 1 दे ही रखे, तो सॉल्व करके बता दो यार फटाफट आंसर। ये डायटोमिक के लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखी है इन्फॉर्मेशन, ये जो लिखी है किसकी है, अरे किसकी इन्फॉर्मेशन है ये, डायटोमिक की। और ये यहाँ 5 कहां से है, क्योंकि डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। बेसिक पता होना चाहिए तभी जाके होगा कुछ। CV इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, अच्छा n1 की जगह बना जाएगा 3/2 R प्लस कितना आएगा जरा बोलो, 1 इंटू कितना 5/2 R डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा ये, अच्छा नहीं कितने मोल हैं वो, 2 मोल है ना, कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर तो आ जाएगा 8R बाई आपके पास कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा फिर जरा बोलो, कितना आएगा 2R, 2R ऑप्शन में है। फाइव बाई टू 3/2 R, अच्छा उनके आप बता रहे थे आप, ठीक है ठीक है समझ गया मैं, 2R। ठीक है मिक्सचर, नेक्स्ट हटा देते हैं इसको। ये अगर ये पता है तो ये तो निकालना बड़ा आसान है, अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नोट्स देखने पड़ेंगे या बेसिक को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं पाएगा। ठीक है, इफ F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, देन पहला गामा इक्वल टू 1 + F, दूसरा है गामा इक्वल टू 1 2/F, तीसरा है गामा इक्वल टू आपके पास 1 - 2/F, चौथा ऑप्शन है गामा इक्वल टू आपके पास F + 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो तो फिर क्या आएगा, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। बोलो क्या आएगा, इसका ऑप्शन कौन सा होता है पता है आपको, ये होता है गामा इक्वल टू आपके पास 1 + 2/F। अब मैं इसको डिराइव करूं, ऐसा कैसे काम चलेगा, CV इक्वल टू आपके पास आपको पता होना चाहिए कितना होता है जरा बोलो, अगर हम देखें आपको U पता होना चाहिए कितना होता है, 1 मोल के लिए 1F/2 RT ये होता है। ये किसका, ये अगर मैं CV का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इस du/dt, तो टी के टर्म में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा ये F/2 R। CP कितना होगा, ये होता है CV + R, तो कितना आ जाएगा 1 +
F/2 इंटू कितना हो जाएगा ये R, यहाँ इसकी वैल्यू रखो, R कॉमन ले लो, तो गामा क्या होता है CP/CV। मैंने बहुत बार डिराइव कर दिया, अब साल भर डिराइव ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा। F/2R, इससे इसको कैंसिल आउट करो, डिवाइड कर दो, 1 + 2/f आएगा ये इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय f, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो गामा की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1/2/f। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है ये बताना है। पहला है अब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्डा मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, मतलब वो आपके पास वेवलेंथ जिसमें एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, प्रोपोर्शनल 1/t²। ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज। बोलो वीन डिस्प्लेसमेंट लो, अब बताओ यार, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, है पहला वाला क्या था, उसमें प्लस आएगा जैसा, मैंने गलत माइनस वाले में टिक मार दिया था क्या? हाँ हाँ, वन 1 + 2/f वाले में टिक मारा ना, हाँ ठीक है, एक नीचे वाला माइनस भी लिखा था, हाँ वो तीसरा। इसमें कुछ कह रहे हैं ना प्लस आएगा करके, प्लस में टिक किया है। चलो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या आएगा जरा, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है जरा वो, लैम्डा इंटू आपके पास टी इक्वल क्या होता है जरा बोलो, बी। वीन्स ने क्या कहा था कि जो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ब्लैक बॉडी का, जो रेडिएशन आपके पास एमिट होती है, जो रेडिएशन एमिट होती है, जैसा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती चली जाती है, शॉर्ट होती चली जाती है। पहले आपको इसलिए आपके पास रेड दिखता है, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखने लग जाता है जरा बोलो, आयरन येलो दिखने लग जाता है, क्योंकि वेवलेंथ घट जाती है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये ध्यान में रखना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से टी आपको देखने को मिलेगा, ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये एग्जैक्ट फॉर्म है, ये वीन्स कांस्टेंट होता है, आपको बताइए, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मैक्सिमम रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ है ना वो आपके पास घट जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वेवलेंथ मैक्सिमम है, फिर से ध्यान पूर्वक सुनना, शब्दों का बहुत ज्यादा रोल है। ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, ये वो वेवलेंथ है जिसमें मैक्सिमम रेडिएशन मिल रही है, समझ में आई बात? वो जो हो जाती है आपको, जैसे एक बात बताओ यार, नॉर्मल सी बात बताना, विप की ओर सही लिखा है। मुझे बताओ आयरन को गर्म करते हो सबसे पहले क्या दिखता है, इनमें से कौन सा कलर दिखता है? दिखता है नहीं रेड। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और ज्यादा गर्म कर दो, कैसे होने लग जाता हो, कलर मिक्स होने लग जाते हैं। कभी उसमें देखा होगा, फर्नेस में देखा होगा, भट्टी वगैरह में देखा होगा। तो इसमें वेवलेंथ आपको रेड की ज्यादा है येलो की ज्यादा है? रेड की ज्यादा है, वेवलेंथ इधर की तरफ बढ़ती है, ये वेवलेंथ बढ़ती है इधर की तरफ, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी कम है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर हम क्या करते हैं जरा बोलो, बढ़ाते हैं, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है जरा बोलो, घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से मैक्सिमम रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ है, क्योंकि तुम्हें वही रेडिएशन दिखेगा जो मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ क्या होती है जरा बोलो, घट जाती है। रेड था तो रेड के बाद क्या जाता है जरा बोलो, येलो। ये वेवलेंथ इधर की तरफ बढ़ती है, इधर की तरफ घटती है, बिल्कुल। हो गया, चले हटा दें इसको, तो बहुत कहानी सुना दी मैंने इसमें। आगे चलते हैं। गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गुड रेडिएटर, रेडिएटर ऑफ हीट ऑल्सो इज, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास पहला स्टीफेंस लॉ, कौन सा लॉ ये बताना है, पहला ये किसका स्टेटमेंट है बताना, स्टीफेंस लॉ। दूसरा प्लैंक लॉ, तीसरा है
विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, अच्छा हाँ, विंस लॉ, और चौथा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, बोलो तो किसका स्टेटमेंट है? किसका स्टेटमेंट है? है, ये तो बताओ यार, ये सब बताओ इसको तो। किसका स्टेटमेंट है? किरचॉफ का, बिल्कुल। गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, ठीक है। जो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है वही आपके पास अच्छी हीट को एमिट करता है, ये ध्यान में रखना। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ a star, the temperature of a star measured by, किससे मेजर किया जाता है ये बता रहे हैं, ठीक है। मेजर्ड बाय, पहला है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ऑप्शन बी है रिले जीन्स लॉ, रिले जीन्स लॉ। ऑप्शन सी है प्लैंक लॉ, क्या जरा बोलो, प्लैंक लॉ। ऑप्शन डी है विंस लॉ, बोलो किससे मेजर किया जाता है किसी भी ये टेम्परेचर? विंस लॉ, बिल्कुल। ये एक्चुअल में पूरा इसका नाम क्या है? विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ये पूरा नाम क्या है इसका? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। क्या था विंड डिस्प्लेसमेंट? और लेमडा टी इक्वल टू बी। सन से आने वाली अगर रेडिएशन हमको पता है तो हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर सन से आने वाली रेडिएशन को अगर हम देख लें, अगर उसको मेजर कर ले, तो हम नॉर्मल सी बात है टेम्परेचर पता कर सकते हैं कितना होगा करके। सन या किसी भी स्टार जो भी है। अच्छा, आप ऑफिस में देखो, ऑफिस में उसमें रखी होगी, देखना मेरी फ्रंट में ही। वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर जाते हैं, ठीक। इस पर लिखना प्लैंक रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन लॉ रिड्यूस टू, रिड्यूस टू विंस लॉ, लॉ फॉर, पहला हायर वेवलेंथ, हायर लेमडा, लोअर लेमडा, ठीक है। तीसरा हायर टेम्परेचर, ऑप्शन डी आपके पास लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, एवरेज एनर्जी ऑफ, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, प्लैंक ऑसिलेटर, इन दोनों के आपके पास बताओ। पहला ऑप्शन है एच न्यू, दूसरा है एन एच न्यू, तीसरा ऑप्शन है एच न्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू के टी माइनस वन, ऑप्शन डी है एच न्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू के टी प्लस वन।
लोग 500-600 रुपए लेकर लाइब्रेरी को कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपना आराम से बैठे हो पढ़ो। ठीक है, मॉड्यूलों में क्वेश्चन है आपके पास 3-3 4-4 से क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कर लो। बोलो, पता है वीन्स पे कब आता है आपको बताना चाहिए, लो वेवलेंथ पर। हाई वेवलेंथ पे किस पे रिड्यूस होगा जरा बताओ तो। हाई वेवलेंथ पे किस पे, अगर यहाँ पे लिखा होता है प्लैंक रेडिएशन लॉ रिड्यूस टू बोलता, अगर आपके पास क्या रिले जीन्स लॉ, कहां पर, हायर वेवलेंथ पर। ये समझ आया, लो वेवलेंथ पे किस पे रिड्यूस होता है जरा बोलो, वीन्स लॉ पे। ये तो बेसिक्स है, बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर कितनी होती है, ई की बार एच न्यू डिवाइडेड बाय एच न्यू माइनस आपके पास कितना होता है जरा बोलो, केटी -1। ये डायरेक्टली देखो, ये याद हो सकते हैं, अभी ये डिराइव नहीं हो सकते। ठीक है, जो बातें पहले करनी थी वो मैं कर चुका हूं, अब तुम्हें ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द एनर्जी रेडिएट, द एनर्जी radiated by black body is is proportional to t क्यूब टी स्क्वायर, ऑप्शन आपके पास डी है टी की पावर 4। बोलो तो फिर जरा, एनर्जी रेडिएट बाय ब्लॉक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शन होती है, ऑप्शन सी, इससे पहले वाले का सी होगा। हाँ ठीक है, बोलो इसका बताओ तो फिर, जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बोलो भाई, अरे याद है, हम बोलते हैं आपके पास क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने देखा था रिलेशन, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो। हाँ, क्या आता था वो, जो एनर्जी होती है क्या होती है जरा बोलो, सिग्मा टी की पावर 4, इसी को हम आपके पास डी क्यू बाई डी टी भी लिखते थे। ठीक है, पावर रेडिएट जो होती है वो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होती है जरा बोलो, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। ये ध्यान रखना, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया है विच इज आपके पास क्या, पावर, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है जरा बोलो, ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी रेडिएट बोला ना, ये आपको ध्यान रखना, ये यानी कि पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होती है जरा बोलो, टी की पावर 4, ये ध्यान में रखना भाई। ये स्टीफेंस कांस्टेंट है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द इक्वेशन विच डिफाइन एंथैल्पी इज, जो एंथैल्पी डिफाइन करते पहला है आपके पास H इक्वल टू यू प्लस पीवी, दूसरा है H इक्वल टू यू माइनस पीवी, तीसरा है H इक्वल टू आपके पास यू माइनस पीवी प्लस टी एस। ये सारी इक्वेशन आपको लिखा रखी, कैसे याद करना है ये भी बताया था। H इक्वल टू यू वी प्लस पीवी प्लस टी एस, तो आसान है, बताओ
एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है? एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है? बिल्कुल, एंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ये ध्यान में रखिएगा। एंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। चलो एक और क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी was introduced by किसने इंट्रोड्यूस किया? पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तीसरा है स्टीफेंस लॉ। ठीक है। और ठीक है, चौथा ऑप्शन है वीन्स लॉ। बोलो, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी किसने इंट्रोड्यूस किया? कौन से लॉ, किस लॉ ने इंट्रोड्यूस किया? सेकंड लॉ नहीं, सेकंड लॉ नहीं, सेकंड लॉ ने नहीं, फर्स्ट लॉ। ये ध्यान में रखना। हाँ, फर्स्ट लॉ ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पर बेस्ड है, लेकिन आपके पास यही आपके पास इसी से पता चलता है। मुझे बता सेकंड लॉ में कहां पर आता है इंटरनल एनर्जी? कहीं पर भी टर्म आता है क्या? नहीं, तो ध्यान में रहे। हाँ, तुमने देखा ना डी क्यू इक्वल आपके पास क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जब मैंने इनिशियल में आप डिस्कस किया होगा, ये बताया भी होगा। तो फिर द ऑर्डर ऑफ आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैसेस। ठीक है। वी आर एम एस इज लेस देन वी एवरेज इज लेस देन वी एम पी। ठीक। दूसरा है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू आपके पास क्या? वी एम पी। तीसरा ऑप्शन है वी आर एम एस, ठीक है, इज लेस देन वी आर एम एस इज ग्रेटर देन आपको वी एवरेज इज ग्रेटर देन आपको वी एम पी। चौथा ऑप्शन है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एवरेज ग्रेटर देन आपके पास वी एम पी। बोलो भी फटाफट, चलो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट बताओ। बिल्कुल, आर ए एम हमने कैसे याद किया था? याद है? हमने कहा था पहले कौन आएगा? आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, इसलिए। तो कैसे? अब जरा देखो, पहले आपके पास कौन सी होगी जरा बोलो? आरएमएस सबसे ज्यादा होती, फिर कौन सा होता है जरा बोलो? फिर आपका वी एवरेज, फिर कौन सा होता है जरा बोलो? वी एम पी। ये ध्यान में रखना। वी एम पी मतलब नहीं कि मोस्ट प्रोबेबल पहले कर दिया, ऐसा नहीं होता है। याद है कैसे याद करना है? आर ए एम करके, राम करके। सबसे ज्यादा किसकी स्पीड होती है? आरएमएस की, फिर किसकी जरा बोलो? वी एवरेज की, फिर किसकी? वी एम पी की। याद रहेगा? आरएमएस, आर आर ए एम ऐसे करके याद रखना। ठीक है। हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। नेक्स्ट, इन जूल केल्विन expansion the quantity
रिमेन कांस्टेंट। पहला कौन सी क्वांटिटी रहती है? इंटरनल एनर्जी, दूसरा एंथैल्पी, तीसरा टेम्परेचर, चौथा आपके पास वर्क। बोलो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। इन जूल केल्विन आपको एक्सपेंशन द क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट याद है? नहीं, इंटरनल एनर्जी नहीं रहती, ये भी नहीं रहती है, ये भी नहीं रहती है, एंथैल्पी रहती है। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार का। नेक्स्ट, विच स्टैटिक्स डू फोटोन ओबे? ठीक है, पहला एमडी स्टैटिक्स, दूसरा बोल्ट्जमैन आइंस्टीन स्टैटिक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तीसरा फर्मी डिराक स्टैटिक्स, चौथा नन ऑफ दिस। बोलो फोटोन पर कौन सी स्टैटिक्स लगाओगे, जरा बोलो। फोटोन को पहचानने के लिए, जानने के लिए, फोटोन के अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कौन सी स्टैटिक्स यूज करेंगे? फोटोन क्या होते हैं? फोटोन क्या होते हैं? बोसोन। और बोसोन के लिए क्या लगाएंगे? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तुमने ये वाले लेक्चर देखे नहीं देखे? हाँ, ये थर्मो का ही पार्ट है। हाँ, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स का ये है। थर्मोडायनेमिक के बाद नहीं देखा है? नहीं लिखे अभी तक? अच्छा, उसको एक बार देख भी लेना फिर दुगनी स्पीड में, ठीक है? बिल्कुल है। हाँ, उसी में थर्मो ही हुआ था, बस हो गया। अच्छा, इसमें लिख देना बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स लिख देना, ठीक है, इसका सही। दूसरा आपके पास बोसॉन हैव स्पिन वैल्यू, स्पिन वैल्यू पहला 0, ऑप्शन आपके पास 1/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1 एंड 0 एंड 1। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बोसॉन के पास क्या होता है? 0 और इंटीग्रल स्पिन होता है, पता है ना? बोसॉन के पास क्या होता है, जरा बोलो? 0 और इंटीग्रल स्पिन होता है। और फर्मियन के पास क्या होता है, जरा बोलो? 0 और इंटीग्रल, मतलब 1 2 3 इस तरीके से आएंगे, इंटीजर के फॉर्म में स्पिन होगा, ठीक है? और जो फर्मियन होते हैं उनमें क्या होता है? हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, इनमें तो खाली इंटीग्रल स्पिन होता है। ये समझ में आना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट, बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहला बोस आइंस्टीन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या है? ni इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई 1/e⁴ प्लस बीटा ei -1। दूसरा है ni इक्वल आपके पास जी आई डिवाइडेड बाई e⁴ प्लस बीटा ei प्लस 1। ऑप्शन है ni डिवाइडेड बाई जी आई आपके पास e⁴ प्लस बीटा ei, ठीक है? ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। फटाफट बोलो चलो। ये क्या है जरा बताओ, ये कौन सी स्टैटिक्स है जरा बोलो? बोस आइंस्टीन। ये कौन सी है जरा बोलो? फर्मी डिराक की स्टैटिक्स के लिए। ये किसके लिए जरा बोलो? ये किसके लिए जरा बोलो? एमबी स्टैटिक्स के लिए, पता है ना? ये किसके लिए जरा बोलो? एमबी स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। तो कौन सा आ जाएगा जरा बोलो? ए, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करा देते हैं। द फेज स्पेस इज पहला आपके पास
3 डायमेंशनल, दूसरा आपका 4 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। फिर आपके पास सी आपके पास 5 डायमेंशनल स्पेस, फिर आपके पास 6 डायमेंशनल स्पेस। बोलो फेज स्पेस क्या होता है ये बताओ, फेज स्पेस कितने डायमेंशनल होता है बताओ तो फिर जरा बोलो, फेज स्पेस कितने डायमेंशनल होता है आपको। अच्छा बताओ फेज स्पेस में हम करते क्या है, फेज स्पेस में आपको बताना चाहिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 6 कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन कौन से, 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, और 3 इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो कितने कोऑर्डिनेट हो गए, 6। तो कितने डायमेंशनल होता है, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस होता है, 3 मोमेंटम और 3 पोजीशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, ये 3 मोमेंटम और 3 पोजीशन के आपके पास कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस बोलते हैं। समझ आई नहीं आई बात। तो जो फेज स्पेस होता है कितने डायमेंशनल होता है जरा बोलो, 6 डायमेंशनल होता है, 3 मोमेंटम और 3 पोजीशन। बात समझ आई। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।